रहमान नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मिनी बजट ऐवान में पेश हो गया और हुकूमत के मुताबिक कपड़े, जूते, बच्चों का दूध, मेकअप का सामान और जितनी भी चीज़ें हैं, अशिया खुरनोश हों और ज्वेलरी हो, और उनके साथ इम्पोर्टेड का लफ्ज़ लगाकर ये कह दिया गया कि इनके ऊपर टैक्स आयद होंगे और साइकिलें भी हत्ता कि महंगी हो गई गाड़ियों के साथ साथ। और अब सुराब साइकिल तो कोई चलाता नहीं, लेकिन आवाम पर क्या असरात होंगे, मईशत पर क्या असरात होंगे, क्योंकि शौकत तरीन साहब कहते हैं कि आम आदमी पर तो सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन सरमायाकारों की क्या हालत और सूरत हाल रहेगी, जबकि अपोजिशन कल की सूरत हाल में बड़ा वावेला करती हुई नजर आई पार्लियामान के अंदर और बहुत नारेबाजी भी की गई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, अपोजिशन लीडर, वहां पर मौजूद नहीं थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। आसिफ अली जरदारी साहब, जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि मिनी बजट जो है आवाम की चीखें निकलवाएगा, हम इसके लिए बहुत ज्यादा अपोजिशन करेंगे, ये होगा वो होगा, वो अवामी नुमाइंदे कल वहां पर मौजूद ना रहे। तो उनके मौजूद ना होने की क्या वजूहात हैं, जबकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज लाहौर का दौरा भी किया है और सेहत इंसाफ कार्ड भी तकसीम किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा शाबाशी भी दी गई पंजाब के अंदर काम करने के लिए और पंजाब के अंदर सेहत के इनकलाब की उन्होंने बात की। तो देखना यह है कि कितना सेहत का इनकलाब आता है और पंजाब के जो अवाम हैं सेहत की सहूलियात हासिल करने में कामयाब होते हैं। और डिजिटल मीडिया की भी बहुत ज़्यादा नाज़रीन धूम है, और लेकिन आम आदमी डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को एक ही नज़रिए से देखता है। लेकिन आज हम इसके ऊपर फेक न्यूज़ के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी फेक न्यूज़ की बड़ी ज़्यादा शिकायत करते हुए नज़र आते हैं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के हवाले से भी। तो सबसे पहले मईशत पर बात करने के लिए मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं और सरमायाकार भी हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि 6 खरब रुपए की एडजस्टमेंट के साथ मिनी बजट हुकूमत ने तैयार की है और हुकूमत का कहना यह है कि गैर मामूली हिद्दत की हामिल मईशत को हम ठंडा करने की कोशिशें कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये बजट तैयार करके ऐवान में भी पेश कर दिया गया काबीना से मंजूरी होने के बाद। आपको क्या लगता है कि हुकूमती दावा दुरुस्त है कि वो मईशत को सहारा दे पाएंगे इस मिनी बजट के बाद? नहीं, ये बिल्कुल मफरूजा है। मैं इत्तेफाक नहीं करता। माइशत के स्टूडेंट के नाते मैं ये बात वाज़ा करना चाहूँगा आपके नाज़रीन को कि किसी भी मुल्क में सनतकारों बिलखुसूस एक्सपोर्टर्स को मिनी बजट जो है वो कभी उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, पसंद नहीं करते, क्योंकि इस मिनी बजट में आप बहुत सारे टैक्सेस जो है नए लगा रहे होते हैं, बहुत सारी रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा रहे होते हैं, बहुत सारी एग्जम्पशन जो हमें सनतकारों को, एक्सपोर्टर को दी वो ख़त्म कर रहे होते हैं। और इस बजट में भी यही सब कुछ होने जा रहा है। जो रिकमेंडेशंस आई हैं काबीना में, उन्होंने खाने पीने की अशिया के ऊपर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर, जहाँ पे सेल टैक्स कुछ जगह पे 0 है और कुछ जगह पे 5% है, वो बढ़ा के 17% कर रहे हैं। डेफिनेटली ये तमाम अशिया, खाने पीने की और फार्मास्यूटिकल अद्वियात, ये जब 17% इजाफी टैक्स उनमें लगेगा तो उनकी कीमतें महंगी हो जाएंगी। दूसरे, हम एक्सपोर्टर 6 महीने पहले माल बेचे हुए होते हैं और हमारी एक कॉस्टिंग होती है कि हमें ये माल अगर हम जब इंपोर्ट करेंगे, उसका रॉ मटेरियल, खाम माल जिसमें डाइज हैं, केमिकल्स हैं, जिसमें पॉलिस्टर फाइबर है, जिसमें मेन मीट फाइबर है, तो ये कितने में पड़ेगा, और फिर हम उसको वैल्यू एडिशन करके जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हमें इन इतने दामों में हम बेच सकते हैं और हम बेच देते हैं। अब बाद में अगर बीच में मिनी बजट आ जाता है जिसपे वो रेगुलेटरी ड्यूटियां लगा देते हैं, हमारे खाम माल की कीमत बढ़ जाती है, हमारे टैक्सेस जो छूट थी वो खत्म हो जाती है, तो हमारी लागत बढ़ जाती है। तो हम तो जो माल अब फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें तो खसारा है, नुकसान है, और वो चीज जो है वो किसी भी सनतकार एक्सपोर्टर को काबिल कबूल नहीं होती, अच्छी नहीं समझी जाती। तो मेरा यहाँ पे हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल से कि अगर वो लगा ही रहे हैं जो IMF की प्री रिक्विजिट है 350 अरब 343 अरब रुपए, राउंड फिगर में आप 350 अरब रुपए कह सकते हैं। अगर नए टैक्सेस
आप लगा रहे हैं और पुरानों की छूट खत्म कर रहे हैं। वो खाने पीने की अशिया पे ना करें। वो जीरो अगर सेल टैक्स है तो उसको जीरो ही सेल टैक्स रहने दें। खाने पीने की अशिया में अगर ये आपने लगाया या अद्वियात में आपने जो जीरो रेटेड है ये लगाया तो 160 अरब रुपए तो मिल जाएंगे। लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो भी उसकी 17 से 20% महंगी हो जाएंगी और वो उस पोजीशन में नहीं होगा कि इसी इनकम में, जो इनकम तो आप नहीं बढ़ा रहे, इनकम तो उसकी वही है जो चलती चली जा रही है, तो वो इतनी महंगाई का कैसे सामना करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है। अच्छा बेग साहब, सरमायाकारों की भी मैं जरा बात करूंगा। आपने आम आदमी की बात की और जो हमारे वजीर खजाना साहब हैं उन्होंने अपनी मंतक भी दी। उन्होंने कहा बस 2 अरब रुपए टैक्सों का बोझ आम आदमी में पड़ रहा है, आम आदमी को हटा देते हैं अभी भी इस सूरत हाल में। सरमायाकारों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो तो कहते हैं, हुकूमत तो कहती है बड़ा रिलीफ पैकेज है और सनतों के लिए भी, सरमायाकारों के लिए भी और लोगों के लिए भी। और जो हमारे माहिरीन हैं, मुआशी माहिरीन, वो कहते हैं कि IMF के सामने मुकम्मल घुटने टेके हैं। जी हाँ, ये आखिरी जुमले से मैं आपकी तायीद करता हूँ। और इसमें ये ना आप रखें कि पैकेज दिया है उसमें कोई फायदा है, फायदा 0/0 है। अच्छा, बर्डन बढ़ रहा है, माली लागत बढ़ रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ रही है, 350 अरब रुपए के इजाफी टैक्स और ड्यूटियां लगेंगी। फिर इतनी जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं वो खत्म हो रही हैं। फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे 30 रुपए फी लीटर के हिसाब से वो बढ़ा रहे हैं, जिसमें 4 रुपए फी लीटर माहाना के हिसाब से लगाएंगे। फिर स्टेट बैंक का जो ऑटोनमस एक बिल आ रहा है उसकी खुद मुख्तारी के लिए, वो भी स्टेट बैंक को बिल्कुल आज़ादी देता है। अब उस बिल के पास होने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टेट बैंक से न कर्जे ले सकेगी, न कोई उनको ऐसी चीज़ों में हिदायत दे सकेगी जैसे पहले किया जाता था कि माली बेकायदियों को हैंडल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए उन्हें हैंडल किया जाता था। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में महंगाई का तूफान मजीद बढ़ेगा, पेट्रोलियम मसनूआत मजीद बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, खाने पीने की अशिया मजीद बढ़ेंगी, फार्मास्यूटिकल अद्वियात जो हैं वो मशीन मजीद बढ़ेंगी। और बजट बढ़ा दिया गया है IMF का। इस साल का बजट था 5,840 अरब रुपए, उसको बढ़ा के 6,100 अरब कर दिया। ये सब चीजें IMF की डिमांड है, ये उनकी कंडीशंस है जो आप पूरी करते हुए अपने लोगों का गला काट काट के खाल उधेड़ रहे हैं। और इससे कोई इनकलाब या इस्लाहात नहीं है, बल्कि इससे मजीद लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। मईशत को किसी किस्म का सहारा नहीं मिलने वाला। बेग साहब, ये भी फरमाइएगा कि वजीर खजाना साहब ने जो तकरीर की उसमें यह भी उन्होंने फरमाया कि जी 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर हमने नजरसानी भी की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये फरमाया, आपने भी स्टेट बैंक की बात की, मॉनिटरिंग पॉलिसी की बात की, तो वजीर खजाना साहब फरमाते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह हम स्टेट बैंक से पैसे मांगने नहीं गए। वो स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले रहे बल्कि IMF से पैसे ले रहे हैं और IMF की तमाम शराइत को मुकम्मल तौर पे, कुल्ली तौर पे मान रहे हैं। इस फार्मूले को किस तरह देखते हैं आप? इसमें भी मैं तस्हीह कर दूं, ये जो IMF का प्रोग्राम 6 बिलियन का है, उसमें ये छठे रिव्यू के बाद $1 बिलियन जो है वो मिलेंगे। और वो जो स्टेट बैंक से पहले कर्जे लेते थे वो स्टेट बैंक के जरिए और बैंकों के जरिए ट्रेजरी बिल की शक्ल में वो हुकूमत कर्जे लेती थी और जिसपे वो हायर मार्कअप अदा करती थी। और तो इसका स्टेट बैंक की ऑटोनमस होने के लिए जो सबसे बड़ी उसकी वजह है वो IMF ने जो शर्त लगाई है कि भाई आप स्टेट बैंक के थ्रू जो कर्जे लेते हैं ये कबूल नहीं है हमें, अब आप कर्जे स्टेट बैंक से नहीं ले सकेंगे। तो ये दो अलग-अलग चीजें। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अगर IMF की हमें 1 बिलियन नहीं मिला और IMF का प्रोग्राम रोल ओवर नहीं हुआ, IMF के प्रोग्राम से हम निकाल दिए गए, तो ना वर्ल्ड बैंक हमको पैसे देगी, ना एशियन डेवलपमेंट पैसे देगी, ना IFC पैसे देगी। लिहाजा तमाम डोनर्स एजेंसीज को ऑन बोर्ड रखने के लिए आपको IMF की ग्रीन शीट चाहिए। लेकिन IMF की ग्रीन शीट पाकिस्तान के लिए जो शराइत हैं उससे चीखें निकल गई हैं। हुकूमत और फाइनेंस मिनिस्टर भी
उनके लिए वक्त पड़ा हुआ है, उसको किस तरह से आप अपनी पार्लियामेंट से अप्रूव करवाएं। सही, बेग साहब ये भी फरमाइएगा कि हुकूमत जो है इम्पोर्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश कर रही है। हुकूमतों ने चीज़ों और उनकी कीमतों का तयन कैसे कर लिया है? वो कहते हैं शैम्पू भी महंगा है, दूध भी महंगा है, परफ्यूम भी महंगे हो जाएंगे, गाड़ियाँ तो चलो ठीक है अमीर बंदा इस्तेमाल करता है, साइकिल की भी कीमतें बढ़ गई और अब कोई सुराब साइकिल तो इस्तेमाल करता नहीं है। ये हुकूमत ने तयन कैसे कर लिया चीज़ों का? देखिए, ये सब अवाम को तस्कीन देना है। ये जो जुमला इम्पोर्टेड का शौकत तरीन लफ्ज़, साहब 2 बिलियन का इम्पैक्ट पड़ेगा गरीब पे, मैं इसको मानने को लिए तैयार नहीं हूँ। तमाम दवाइयाँ महंगी होंगी, खाने पीने की अशिया महंगी होंगी, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी। ये सब वो चीजें हैं जो एक गरीब जो है वो डेली बेसिस पे यूज करता है। तो किस तरह से ये सर बढ़ने लग्जरी की वजह आइटम्स से तो नहीं है, ये तमाम चीजें लग्जरी आइटम्स तो नहीं है। नहीं है, ये अशिया खुर्दोनोश है, ये पेट्रोलियम है, स्कूटर और बाइक चलाने के लिए है, ये बिजली की कीमतें जो बढ़ रही हैं, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीग में बढ़ा रहा है वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहा है। तो ये तो सब चीजें एक एसेंशियल आइटम्स में आती हैं, इसको आप लग्जरीज गुड्स नहीं कह सकते हैं। सही, बेग साहब वक्त मेरे पास कम है, आखिरी पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा कि 2021 के शुरुआत में करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल था, अब जब इख्तिताम हो रहा है तो ये कंट्रोल से बाहर है, 2022 कल आने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं 2022 को इस तनाजुर में? देखिए, करंट अकाउंट आपका बढ़ेगा, जो सबसे बड़ा फिक्र है IMF की भी, मेरी भी, आपकी भी और पॉलिसी मेकर्स के भी, और तजारती खसारा भी बढ़ रहा है। इंपोर्ट्स हमारी बहुत बढ़ गई हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले में, उसका फर्क को हम तजारती खसारा कहते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। करंट अकाउंट बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, और जो इनके हदाइफ हैं उससे ये आगे निकल गए हैं, और कर्जों की अदायगियां जो इस वक्त मसला है। 2022 को सर कैसे देखते हैं? मैं तो बहुत ही सख्त, मुश्किल तरीन, महंगा तरीन बिजनेस कम्युनिटी के लिए, गरीब इंसान के लिए नहायत चैलेंजेस का और आजमाइश का साल देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ रहे, मिनी बजट के जो मैशियत पर असरात हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मिनी बजट के अवाम पर क्या असरात पड़ते हैं, क्योंकि हुकूमत का तो ये दावा है ये बड़ा रिलीफ पैकेज होगा और मैशियत से बड़ा मैशियत को बड़ा संभाला और सहारा मिलेगा, अवाम कितना इसको बर्दाश्त करेंगे और सियासी महाज पर क्या चल रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट की भी कल हमने सूरत हाल देखी तो अपोजिशन जो है इसको अपोज करने में कितना कामयाब होगी, इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। बैग जी, मिनी बजट के अवाम पर क्या असरात होने और सियासी मैदान में क्या हलचल है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो जनाब डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सियासत पर बात करने से पहले मिनी बजट के अवाम पर जो असरात पड़ने हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि शेख रशीद साहब और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कहते हैं अवाम पे बस 2 अरब जो है उसका बोझ पड़ने जा रहा है। ये जो बस है इससे 2022 में अवाम की बस हो गई तो क्या होगा, क्या सिनेरियो देखते हैं 2022 में? बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो बस वाला आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस बस से पहले मैं आपको कल की अपनी ट्वीट जो है उसकी चंद इक़्तिबासात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल शेख रशीद साहब ने ये फरमाया था कि 17 अशिया पर टैक्स लगने जा रहा है, अवाम पर नहीं जी। तो ये अशिया जो है एलियंस लेंगी, सही, ये अशिया हम नहीं लेंगे, अवाम नहीं, इसके परचेजर हम नहीं होंगे, ये एलियंस होंगे। इंपोर्टेड गाड़ियों से लेकर फिर आपकी कॉस्मेटिक्स तक, ख़वातीन के लिए भी अच्छी खबर नहीं है कि उनके लिए भी बहुत एक नया तूफ़ान आना है महंगाई का, और ख़वातीन पर तो हमेशा ये हुकूमत जो है जुल्म करती रहती है, और इस मरतबा भी उन्होंने एक तसलसल के साथ एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है इन्फ्लेशन और महंगाई में। लेकिन मुझे कल बहुत हैरत हुई, शौकत तरीन साहब ने इन्फ्लेशन को 11 इन्फ्लेशन करार दी। जब हुकूमत खुद ये करार दे रही है कि इन्फ्लेशन इस वक्त 11 है, तो आप ये समझ लें कि इन्फ्लेशन 15 से ज़्यादा है। सही, तो ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, और ये मिनी बजट को किसी सूरत में भी आप अच्छा करार नहीं दे सकते। मैं तो इत्तेहादियों पे बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि इत्तेहादियों ने अपनी सियासत को भी जब उन्होंने अपने हलकों में जाना है तो PTI ने अपना जवाब देना है, काफ लीग ने अपना जवाब देना है, MQM ने अपना जवाब देना है, बाप ने यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपना जवाब देना है, और बुख्ती साहब ने भी अपना जवाब देना है।
मैं ये समझता हूँ कि इस बजट का उनको हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, मेरी ज़ाती राय ये है। और आपने देखा भी कि इससे पहले एक इजलास मुलतवी भी हुआ और कैबिनेट में फिर उसकी अप्रूवल हुई। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अप्रूवल कैसे हो गई, क्योंकि पहले भी इत्तेहादी नाराज़ हो जाते थे, फिर वो रातों रात मान भी जाते हैं और फिर ये अप्रूवल भी हो जाती है। ये बजट जो है ये आवाम के लिए किसी बम से भी कम नहीं है, और ये बोतल से निकला जी, और बोतल से निकला हुआ वो जिन है जो बेकाबू है। एक तो बेताब होता है ना, ये बेकाबू हो गया अब हाथ से ये निकल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत अगर इन्फ्लेशन 15 पे रखती है, अपने जीडीपी के, आपको एक हैरत की बात बताऊं, जीडीपी के आदाद शुमार शौकत तरीन साहब से भी पूछें तो आप मेरे ख्याल में नहीं बता पाएंगे। नहीं, वो तो कहते हैं कि जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं वो भी हम नहीं बता सकते, पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर नहीं हम बता सकते। रजा बाकिर की अपॉइंटमेंट IMF ने की, आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते। क्या ये खबर आपके पास या हमारे लोगों को है इस बात की खबर कि रजा बाकिर साहब जिस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वो IMF के नुमाइंदे हैं, वो कोई गवर्नमेंट उसको नहीं हिला सकती, उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ेगा आपको। शौकत तरीन साहब से भी आप नहीं पूछ सकते, आप किसी से कुछ नहीं पूछ सकते। तो फिर पूछेंगे किससे? आपने बस घबराना नहीं है। अच्छा, आपने घबराना नहीं, किसी सूरत में भी आपने नहीं घबराना है, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन की बात है, फिर अब कोविड है, ओमिक्रॉन जो है वो आ रहा है, तो फिर अब एक नए वेरिएंट के पीछे गवर्नमेंट छुपेगी और ये कहेगी कि जी हम अब इसका सामना कर रहे हैं। आपने बार बार सुना होगा कि जी कोविड के बाद हमारी इकॉनमी मुतासिर हुई थी, तो शायद इंडोनेशिया, बांग्लादेश और अपने इवन के हमारा जो हरीफ हिंदुस्तान, कोविड के बाद और डॉलर की जो कीमतों में इस्तेहकाम नहीं रहता है इसके बाद, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ये भी बारहा कह चुके हैं, उनका ये बयान भी है कि जो ही मईशत संभलने लगती है डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम नहीं रहता। डॉलर की कीमत इस्तेहकाम इसलिए नहीं आता कि ये IMF का जब आप बेल आउट पैकेज लेते हैं तो मामेदे पुत्र नहीं है हमारे, वो सबसे पहले हमारे जो सब्सिडीज हैं उसको ख़त्म करते हैं। चाहे वो आवाम को रिलीफ देने का कोई भी मंसूबा होता है, चाहे गैस हो, बिजली हो, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाते हैं। अभी 14 बिलियन की आप जो इंपोर्ट करने जा रहे हैं, LNG इंपोर्ट करने जा रहे हैं, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने जा रहे हैं, फिर LNG आपने बर वक्त नहीं लिए, उस पर भी बड़ा शरशोर हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, पुत्र जमाल है, खोता कोड़ा सा बलाल है, तो चलता रहेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या लेके जाएगी 2023 में, क्या लेके जाएगी। मतलब आवाम के पास तो कुछ लेके जाना है ना, आपने कोई चूरन तो आपने बेचना होगा। आप क्या लेके जाएंगे कि जी हमने चोरों को पकड़ लिया? कौन से चोरों को आपने पकड़ा? चोर तो सारे बाहर हैं। अच्छा, और फिर आप ये भी लेके जाएंगे कि जनाब हमने इतना बड़ा पनामा का जो है ना मार्का जो है सरंजाम दिया। लेकिन लोग ये सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने चीनी और आटा चोरों का क्या किया, आपने पेंडोरा पेपर्स में आने वालों का क्या किया, आपने मालम जब्बा वालों का क्या किया, आपने करप्ट अनासिर का क्या किया, और ख़ास तौर पर जो आपकी अपनी सफ़ों में थे। तो ये मिनी बजट जो है वो हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल पैदा करेगा। और आप भले आप कोई भी अल्फाज का गोरख धंधा इस्तेमाल कर लें, जैसे कल शौकत तरीन साहब इस्तेमाल कर रहे थे, याद रखें जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, जब बिजली की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है और बड़ा नेगेटिव आता है। एक आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म होती जा रही है। आप मार्केट चले जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इन्फ्लेशन एक तो हुकूमत की नाअहली है, डॉलर यानी एक्सचेंज रेट है, फिर उसके बाद हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव जो सबसे बड़ी जो हुकूमत की गफलत है। देखें, महंगाई को काबू पर करने के लिए आपको निचली सतह पर आना पड़ता है, और उसके लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें मजिस्ट्रेट्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल होता है, फिर उसके साथ आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं। ये सब की सब सोई हुई हैं। हाँ, ये मैं आज आपके इस फोरम पे बताऊं कि बनी गाला में आपको ज़रूर नज़र आएंगे, इंतज़ामिया नज़र आएगी, AC भी बड़े ऐनक चश्मे वगैरह लगा के, मास्क लगा के, बड़े हीरो हैं हमारे, आते हैं मुख्तलिफ शॉप्स में छापे मारते हैं, क्योंकि खान साहब वहाँ रहते हैं। बाकी आप भी बनी गाला ही रहते? जी, मैं भी बनी गाला में रहता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और हमजा शफकात साहब भी अगर सुन रहे हैं तो उनको मैं कहूँगा कि आप ज़रा अपारा भी चले जाएँ, आप एक दफ़ा G9 भी चले जाएँ, आप एक दफ़ा रावलपिंडी के भी मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जाकर एक दफ़ा ज़रा रेट लिस्ट चेक कर लें। क्या वाकई इंतज़ामिया इतनी फ़ाल है? क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी रेट को बहाल कर सकी है? आप चले जाएं, 4 शॉप्स होंगी साथ साथ ही, अगर मटन की शॉप्स हैं तो चारों पे आप रेट पता कर लें तो आपके लिए हैरान कौन होगा। और हमारे ही चंद जो फ्रूट बेचने वाले हैं, या आप ये समझ लें कि जो रेडीबान हैं, 4 साथ साथ खड़े होंगे, आप उनसे जाकर जब रेट पता करें तो सबके रेट एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो एक तो इंतज़ामी हमारे नकाइस हैं बहुत ज़्यादा, दूसरे गवर्नेंस तो सॉरी टू से गवर्नेंस तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। आज पंजाब में इंसाफ कार्ड का जो है आज एक कार्ड खेला जाएगा,
तो मैं ये समझता नहीं, वो तकसीम कर दिए, इसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि सब सोए रहे, इंतजामिया भी सोई हुई है, आपने इत्तेहादियों की बात भी की। इस मर्तबा इत्तेहादी बड़ी आसानी से राम हो गए, लेकिन कल आपने हंगामा आराई भी देखी, अपोजिशन बहुत शोर शराबा उन्होंने किया, चीखी चिल्लाई। ये जो शोर शराबा है, हंगामी सूरत हाल है, पार्लियामेंट में हम हमेशा देखते हैं, या पार्लियामेंट तक ही महदूद रहेगी या अपोजिशन इसका दायरा कार बढ़ाने की भी कोई सोच रखती है? एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो पॉलिटिकल कल्चर आपने यहाँ पे बीज बोया है तो उसका फल आपने काटना है। ये आप ना भूलो कि आप शायद वो क्या कहते हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद करने से आपका काम नहीं चलेगा। नहीं, बुज़दार साहब तो कहते रहे ये बड़े गैर पार्लिमानी रवायात हैं। कोई गैर पार्लिमानी रवायत नहीं। पार्लिमानी रवायत की पामाली तो सबसे पहले आपकी डी चौक पे हुई है। पार्लिमान की दीवारों को किसने फलांगा था, खारदार तारों को किसने काटा था? 14 अगस्त वाले दिन, आज 23 मार्च को उन्होंने ऐलान किया तो 14 अगस्त को ये निकले थे जी। ये अगर 23 मार्च को याद करें तो फिर ये 14 अगस्त को भी याद कर लें कि वो हमारी आज़ादी का दिन था और वो तजदीद अहद का दिन है, और वो तजदीद अहद का दिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कल्चर आपने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जलाओ, गिराओ, मारो, तोड़ो, एग्रेसिव और बहुत हार्श किस्म का जो टोन और बयानियाँ हैं, इसका आपको रिस्पॉन्ड होगा और हर सूरत में होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ आप, ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड पे रहे, अगर इस साल के आखिर में ना हुआ, पहले तो इस साल के आखिर में ही होगा, नहीं तो 2023 में जूतों का मुंह काला करने का और थप्पड़ों का साल होगा। नहीं, वो तो कल भी तो हो गया, साल के आखिर में आपने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आप अवाम की सतह पे बात कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर की भी बात करते हैं कि शगुफ्ता जमानी साहिबा ने गजाला सैफी को जिस तरीके से थप्पड़ मारा, और फिर पार्लियामेंट के अंदर क्या पार्लियामेंट इन्हीं चीज़ों के लिए रह गई है कि आप एक दूसरे को थप्पड़ मारें या वहाँ जाकर सफ़े फाड़ें और फिर एक दूसरे को गालियाँ दें और नतीजा नदारत? ये जो पार्लियामान की बेतौकीरी की बात करते हैं ना, इसमें हुकूमत सफ़े अव्वल पर है, क्योंकि हुकूमत ने पहले बेतौकीरी की है। अपोजिशन से अब आप इसलिए गिला नहीं कर सकते कि मैंने आपको इसका माजी बता दिया कि जब आप अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को इस चीज़ पर आमादा करते हैं कि आप गालियां दें, इस चीज़ पर आप आमादा करते हैं कि बस आप हर सवाल का जवाब ये दें, चोर, डाकू, लुटेरे, लुट के ले गए, खा गए, पी गए, तो फिर आपको वही जवाब मिलेगा। तो जब आप इखलाकियात की बात करते हैं, सियासी अक़दार की बात करते हैं, इखलाकी अक़दार की बात करते हैं, फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार भी हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के वासी भी हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को भूल जाते हैं। और रियासत मदीना की बात भी की, रियासत मदीना की तो खैर आप बात ना करें। याद रखिए, रियासत मदीना में 2 रियासतें थी, एक इस्लामी रियासत थी और एक दूसरी रियासत थी। तो इनको भी हमें पहले समझना होगा कि हम किस रियासत की बात करें। तो रियासत मदीना में तो हज़रत अली का भी आपने कॉल सुना होगा, नील के साहिल पे जाके कहीं कुत्ता कोई प्यासा हो तो उसका जवाब भी देना होगा। हज़रत उमर का मैं कहना चाह रहा था, सॉरी। तो इसी तरीके से रियासत मदीना के सुनहरे असूलों में मसावात है, बराबरी है, समाजी नाइंसाफ़ी नहीं है, कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं है, अपनी सफ़ों के में बैठे हुए लोगों को माफ़ करना नहीं है, उनको कोई खुसूसी प्रिविलेज देना नहीं है। तो रियासत मदीना की तो बात करनी ही नहीं चाहिए और आप ख़ुद भी नहीं करते हैं, क्योंकि रियासत मदीना में गाली गलोच नहीं है। रियासत मदीना में अपने हरीफों को मक्का से, जब मदीना से हिजरत करके मक्का आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें उस हिंदा को भी वो माफ़ कर देते हैं जिन्होंने उनके बहुत ही प्यारे हमज़ा का कलेजा चबाया था। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी मिसाल देना, मिसाल आप तब दें कि आप उसको फॉलो कर रहे हो ना, आपने अडॉप्ट किया हो वो चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिसाल देना भी और रियासत मदीना कहना और फिर उसको बार बार दोहराना भी जो है कहीं गुनाह के ज़मरे में ना आ जाए, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं बदकिस्मती से। क्योंकि अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो फिर TLP को भी ले लेते हैं, फिर अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो फिर और बहुत सारे मामला सामने आएंगे। यहाँ रियासत मदीना नहीं है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि आपके पास रिजर्व्स नहीं है, इतनी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है जो आपको हर सेक्टर में सब्सिडी देनी पड़ेगी, जो कि आप नहीं दे सकते क्योंकि IMF के बेल आउट पैकेज में नोट छापना भी बंद हो गया। कल मेरे को एक मौसूफ फरमा रहे थे कि जी अब तो स्टेट बैंक नोट नहीं छापती हैं, और वो हमारे यहीं इस्लामाबाद के MNA हैं, वो ये फरमा रहे थे, बल्कि मरी के वो ये फरमा रहे थे कि जी अब स्टेट बैंक नोट नहीं छापता, तो आपने IMF का बेल आउट पैकेज लिया, आप नोट नहीं छाप सकते, वो आपको नोट छापने से मना कर देगा। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ब्लैकमेलिंग में आके हम चंद अरब डॉलर के लिए सऊदी अरब के $6 बिलियन की गारंटी को भी अगर हम शामिल कर लें तो आपने पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया, आपने गिरवी रख दिया। तो वो जो माजी के चोर थे जिनको आप कहते थे कि ओ
इन्होंने मुल्क गिरवी रख के, इनको शर्म नहीं आती, ये खैरात मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। एक वजीर आज़म किसी के पास भीख मांगने के लिए जाए तो ये कैसे लगता होगा। तो मैं ये समझता हूँ हर बात जो है उस पर रिवर्स लिया गया, हर बात। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अब यौम पैदाइश भी गुजरी है, तो उनका एक कॉल था, मैंने एक मिनिस्टर साहब से उस हवाले से क्वेश्चन भी किया था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक फरमान भी है कि लीडर वो होता है जो बड़ी सोच समझ के फैसला करता है, और जब वो फैसला करता है तो उस पर डट जाता है, बैकफुट पे नहीं जाता। उन्होंने अपना यू टर्न की नफी की है। तो आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए की भी जब बात तो कहा जाता है कि यू टर्न सियासत में ले लिए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कल शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में नजर नहीं आए, बिलावल भुट्टो साहब नजर नहीं आए, आसिफ अली जरदारी साहब नजर नहीं आए, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन ऑफ द लीडर। आप कहते हैं जी ये बजट अवाम दुश्मन है, हम इस बजट को अपोज करेंगे, हम इसे मंजूर नहीं होने देंगे। कल जब वो पेश ही हुआ है तो आप नहीं आए, तो उनके पार्लियामेंट में ना आने को किस तरह से देखते हैं? पार्लियामेंट में ना आने की एक वजह तो जो आपका कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट इजलास था, उसके बाद तो उनको समझ आ गई थी बात की। अच्छा, वो एक इस आस में थे, एक आस लगाए बैठे थे कि शायद इत्तेहादी जीडीए, खास तौर पर भी मैं जीडीए का जिक्र जरूर करूंगा, और काफ लीग का, क्योंकि काफ लीग ने 2-3 मरतबा जो है वो हुकूमत को वार्न किया है कि आपकी जो माशी पॉलिसी है, महंगाई नहीं हटा, लेकिन पीछे कोई नहीं हटा। और 24 आवर्स में डेवलपमेंट सारी होती हैं, और ये भी 24 आवर में डेवलपमेंट हुई। आपको पता है इससे पिछली जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें मामला तय नहीं पाए थे, उसको मुअत्तल कर दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको नित नए इत्तेहाद नजर आएंगे और आपको पत्ते झड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब इंतखाबात करीब होंगे उस वक्त पतझड़ नहीं होगा, उस वक्त बहार होगी। सही। तो आपको बहार में पतझड़ का समा नजर आएगा और आपको पत्ते झड़ते हुए नजर आएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ऐसे ऐसे लोग जिनको आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, जो बड़े आ जाके दावे करते हैं ना, वो कहते पल्ले कुछ भी नहीं है लेकिन उन्होंने डिफेंड करना है, वो भी आकर आपको नई सफ़ों में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। जो कल की सूरत हाल थी, इसमें सियासी मुबस्सरीन जो हैं वो ये भी बात कहते हुए नजर आते हैं जी कोई अंदर से नरमी दिखाई गई अपोजिशन की तरफ से भी, बस ये सामने सामने की बातें थी, कोई डील की भी बातें कर रही हैं, इसमें कोई वजह है? हाँ, ये आपकी बात बड़ा एक अहम नुक्ता है। देखिए, 2 जमातें इसलिए PMLN और पीपल्स पार्टी, ये मिसाके जमहूरियत पे साइन करने वाले लोग हैं। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने साइन किया था, तो उसमें एक वाज़े तौर पर एक पैराग्राफ है जिसमें 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करने की बात है, जिसमें जरदारी साहब ने हाथ उठा लिया, आपने देख लिए थे। फिर इन्होंने कहा कि PDM की पीठ में छुरा घोंपा है। तो ये जो 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करने की बात है, तो आप यकीन कर लें कि ये लोग जितनी भी कोशिश करें, बोलते रहेंगे, तकारीर बड़ी अच्छी अच्छी करते रहेंगे, लेकिन ये हुकूमत को उसकी आईनी मुद्दत पूरी करने देंगे। 2 फैक्टर, एक वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये कहते हैं कि जब हम इक़्तिदार में आए तो फिर हमारी कोई टांगे ना खींचे बहुत जल्द। दूसरा फैक्टर उसमें यह भी है, शामिल है कि खान साहब को 5 साल पूरा करने दें, कहीं सियासी शहादत उनको ना मिले। और ये जरदारी साहब ने खास तौर पर इस पे अपना फोकस रखा है। लेकिन हैरत की बात आपको बताऊं, जरदारी साहब को जब से पता चला है कि एस्टेब्लिशमेंट का टिल्ड जो है नजर आ रहा है और नवाज शरीफ के आने के इम्कानात और कुछ लोगों की मुलाकातें और फिर इंकशाफात हुए हैं, तो जरदारी साहब ने एक परेशानी में स्टेटमेंट दे दी कि जी मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या किस तरह काम किया जाए। तो ये उनकी बौखलाहट थी, क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ था कि जरदारी साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने उसकी आशीर्वाद, और खासतौर पर जब उन्होंने सेनेट में बाप के 4 लोगों को अपने साथ शामिल किया था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उन नसीबुल्लाह को, अहमद खान को और कुछ लोगों को साथ में शामिल किया था और सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब किया था, तो उस वक्त लोग ये समझ गए थे और एक उमूमी तासुर था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा गए। वो जो ईंटें वो तोड़ के गए थे ना, ईंट से ईंट बजा के, वो फिर वापस आके फिर उन्होंने ईंटें जोड़ दी। लेकिन अब उन ईंटों में मुझे लगता है कि उन्होंने जोड़ी तो हैं, लेकिन उसमें दरारें हैं। लेकिन ये तासुर आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल भी हो रहे हैं। हम यही दुआ करते हैं कि आवाम के लिए कुछ अच्छा हो जाए और इन बजट के असरात जो हैं, जिस हुकूमत कह रही है बड़े अच्छे होंगे, उस तरह हो। आखिरी पॉइंट आपसे लेना चाहूँगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज लाहौर हैं और सेहत कार्ड का इजरा भी उन्होंने कर दिया, तकसीम कर दिए। ये फरमाइएगा, ये वही रवैया नहीं जो पिछली गुज़िश्ता हुकूमतों का भी था कि जब साल आखिर आता है, इलेक्शन करीब आता है, तो आप लोगों में कार्ड भी बांटते हैं, आप लोगों को नौकरियां भी देने की बात करते हैं। आज उस्मान बुज़दार साहब ने भी उधर कहा कि नौकरियां देने की बात रह गई है, इंशाल्लाह वो भी हम पूरा करेंगे। तो ये वही तरीक़ेकार नहीं है, नया क्या है? 2022 में भी हमें वही कुछ देखने को मिल रहा है जो हम पहली जमातों में भी देखा करते थे। बात कर रहे हैं आप, क्यों नया नहीं? इतने स्मार्ट है खान साहब, इतना प्राइम मिनिस्टर स्मार्ट आपने कभी देखा है? अच्छा, इतना स्मार्ट, इतना एग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर आपने कभी देखा है? और आपने इतनी ढटाई के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो नुमाइंदे, वज़रा, मुशीर एंड वज़ीर जितने भी सारे हैं, इस हालत में भी आकर वो, हाँ, इस हालत में भी आके कॉन्फिडेंट बैठे होते हैं टॉक शोज में और ऐसी बातें कर रहे होते हैं, कुछ हुआ ही नहीं। जैसे फवाद चौधरी ने कहा 2 रुपए की चीज 7 रुपए में हो जाए तो क्या, कौन सी महंगाई होगी?
जैसे शौकत तरीन मैंने आगाज में कहा बस 2 अरब का बर्ड है, 2 अरब रुपए का, लेकिन 2 अरब का नहीं है। ये बजट पाकिस्तान में आया है ना, कहीं बाहर तो नहीं आया। इंपोर्टेड गाड़ियों पर उस पर ये बातें अब आप आवाम को नहीं बुला फिसला सकते। मुझे आप बताएं, आटा मिल का मालिक, उस पर जब आप टैक्स लगाएंगे तो वो किस पे लगाएगा? चीनी के मिल के मालिक पर जब आप टैक्स लगाएंगे वो किस पर लगाएगा? किसी इंडस्ट्री के मालिक पर आप टैक्स लगाएंगे, सेल्स टैक्स या वगैरह वगैरह, तो वो किससे वसूलियां करेगा? आवाम से ना। आवाम से ही वसूलियां होंगी। कान को यहां से पकड़ने से अभी काम नहीं चलेगा। IMF का आपने बेल आउट पैकेज लिया और इंतहाई सख्त। ये वही शौकत तरीन साहब है, मैं आपको याद करवाता चलूं, जिन्होंने आने से पहले जब इनका चांस बन रहा था, आपने देखा हमारे कुछ जो माहिरीन मुआशियात हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो जब तक उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिलता ना, या कोई मुआविन खुसूसी नहीं बनते, तो हुकूमत पे कड़ी तनकीद करते हैं। और जैसे ही उनको मिल जाता है फिर वो डिफेंड करने में सफी अव्वल पे। शौकत तरीन ने कहा, हाय हाय जुल्म कर दिया IMF ने, बर्बाद हो गए, और हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो हफीज शेख साहब तो पता नहीं बैग उठा के चले गए यहीं पे। उनसे पूछे ना कि जी आपने IMF के साथ ऐसा बेल आउट पैकेज क्यों लिया, कि ज्यादती की उन्होंने बिजली के टैरिफ में इजाफा करके। 1 माह में 5 दफा आप कभी फ्यूल एडजस्टमेंट में पैसे बढ़ाते हैं, कभी आप टैरिफ में पैसे बढ़ाते हैं, कभी आप कहते हैं कि जी नहीं हमें महंगी प्रोडक्शन हो रही है, ओ हो कहते हैं जी उन्होंने बिजली ज्यादा पैदा कर दी। सुना ना आपने? यही फवाद चौधरी कहते थे कि बिरयानी की थैली में बिजली जो है ना, वो बिरयानी का कोई शापर है या बैग है जिसके अंदर जो है वो पैकेट है जिसके अंदर बिजली थी और अब बिजली नहीं है। और खुद ही कह रहे हैं कि नून लीग ने ज्यादा प्रोडक्शन की। सही, सूरत हाल बड़ी गंभीर है। हम दुआ गो यही है कि आवाम तक इसके अच्छे समरात किसी तरीके से पहुंचना शुरू हो जाए। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब हमारे साथ रहे, ब्रेक पर जा रहे हैं, नाज़रीन वापस आएंगे तो जरा डिजिटल मीडिया के ऊपर भी बात करेंगे। बड़ा शोरगुल है डिजिटल मीडिया का, डिजिटल मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया। है क्या डिजिटल मीडिया, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन डिजिटल मीडिया पर बात करेंगे। डिजिटल मीडिया की आजकल बहुत धूम है और वेब सर्फिंग और बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, लेकिन जो लोग हैं डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को एक ही नज़रिए, एक ही सोच के साथ देखते हैं। इस सोच को क्लैरिफाई करने के लिए और फेक न्यूज़ के कॉन्सेप्ट पर बात करने के लिए जनाब साकिब तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं। साकिब साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि डिजिटल मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से डिजिटल मीडिया मुख्तलिफ कैसे है? क्योंकि आम आदमी जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो अमूमी तौर पर देखने वाले भी इसे एक ही नज़र से देख रहे होते हैं कि डिजिटल मीडिया भी वही है और सोशल मीडिया भी वही है। सो बेसिकली जब भी हम आम फहम में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को एक ही सांस में बोलते हैं और बेसिकली इंटरचेंजेबल टर्म्स हम इनको यूज करते हैं, बट इसके अंदर फ़र्क है। और फ़र्क ये है कि डिजिटल मीडिया एसेंशियली वो मीडिया है जो इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन स्फीयर के ऊपर आपको मिलता है। सो उसमें जो है गूगल भी शामिल है, आपके सर्च इंजन शामिल है, आपकी वेबसाइट शामिल है, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट शामिल है। बट सोशल मीडिया सिर्फ जो है वो अपने आप को लिमिट रखता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स की तरफ। तो सोशल मीडिया के अंदर सिर्फ आपके पास जो है वो ट्विटर आएगा, फेसबुक आएगा, यूट्यूब आएगा, लिंक्डइन आएगा, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम वगैरह आएगा। सो डिजिटल मीडिया एक लार्जर अम्ब्रेला है जिसके अंदर जो है सोशल मीडिया भी आता है, सर्च इंजन भी आता है और डिफरेंट जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, वो तमाम का तमाम डिजिटल मीडिया के अम्ब्रेला में आता है। अब इसमें एक फ़र्क ये भी है कि जो सोशल मीडिया के कवानीन है वो डिफरेंट है टू दी जो है वो डिजिटल मीडिया के कवानीन। गूगल के अपने कवानीन हैं, वो अपने कवानीन बनाते हैं और सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो इसके दरमियान जो फ़र्क है वो बेसिकली ये है कि डिजिटल मीडिया एक ऑल एनकम्पेसिंग प्लेटफॉर्म है जबकि सोशल मीडिया उसकी एक छोटी सी शाख है। अच्छा साकिब ये भी फरमाइएगा काम कैसे हो रहा है डिजिटल मीडिया पर, किस तरीके से आप देख रहे हैं और आने वाले वक्तों में डिजिटल मीडिया का स्कोप क्या है? सो डिजिटल मीडिया का स्कोप जो आने वाले वक्तों में है वो इट इज़ ह्यूज इन टर्म्स ऑफ, अगर आप पाकिस्तान की मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर तो बहुत कुछ अभी होने को है। खासतौर पर अगर सबसे बड़ी जो है वो हम काम देखें तो सबसे बड़ा काम होने को जो है वो डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से है। पाकिस्तान के अंदर डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, बट अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड करूँ और मैं पूरी दुनिया तक लेके जाऊँ तो पूरी दुनिया के अंदर जो डिजिटल वर्ल्ड है दुनिया ने उसको अपना लिया हुआ है। अब वो डिजिटल मीडिया से आगे जाने की बात कर रहे हैं, वो मीटावर्स की बात कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं। सो दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी हुई है, बट हम अभी भी जो है वो बातें कर रहे हैं कि डिजिटल मीडिया इज द फ्यूचर। अब टाइम आ गया है कि हम इसको प्रेजेंट समझ के बहुत जल्द में इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दें और इसको हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें डिजिटल मीडिया को एक अहम हिस्सा बना लें उसका।
सही साकिब, जिस तरह आपने कहा कि पेमेंट के हवाले से डिजिटल मीडिया बड़ा आम होता चला जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं अमूमी तौर पर ये जो हैकर्स वाला सोशल मीडिया पर भी होता है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे भी होता है, इसी तरह जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। क्या डिजिटल मीडिया में भी कुछ इस तरह है या सोशल मीडिया के मुकाबले में डिजिटल मीडिया जो है वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं? जब हैकिंग की बात करते हैं तो हैकिंग सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर सेम किस्म की है। एक तो जो हमारे तरीकेकार हैं वो बहुत से आसान है। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स हैं, बहुत कम अकाउंट्स ने जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन की होती है। सो एसेंशियली इसका मतलब ये होता है कि आप अपने अकाउंट में जब साइन इन करते हैं तो ना सिर्फ आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, बट साथ साथ आपको अपने मोबाइल के ऊपर उसकी वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है। सो अगर वो जो है वो ऑथेंटिकेशन ऑन हो तो आपके अकाउंट्स के हैक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो डिजिटल मीडिया है ना, उसके ऊपर जो कंटेंट मौजूद है वो सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। सो इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमने जो है वो डिजिटल पेमेंट्स की बात की, सो अगर आपका बैंक अकाउंट, अगर आपका जो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर उस बैंक की वेबसाइट हैक हो गई, या फॉर एग्जांपल आपने कुछ दिन पहले सुना था कि एफबीआर का डेटा हैक हो गया, तो अगर वो एचबीएल के हवाले से इस तरह की एक अफवाह हुई और उन्होंने इसकी तरदीद भी की, जबकि नेशनल बैंक के हवाले से हुई तो उन्होंने कहा हम वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रिसेंटली एफबीआर की बात हुई थी, तो उसके ऊपर एफबीआर के जो चीफ डिजिटल ऑफिसर है उन्होंने अभी रिजाइन भी किया है। तो वो भी एक ऐसी चीज है जो कि हमारी लाइफ को बहुत जो है वो बुरे तरीके से इंपैक्ट करेगी। अगर आपका सोशल मीडिया हैक होता है तो उसके अंदर सिर्फ आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या बड़ी हद तक आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जाएगी। बट अगर डिजिटल मीडिया कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपकी लाइफ जो है वो चेंज भी हो सकती है। सही साकिब, ये फरमाइएगा, जर्नलिस्ट डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सेल्फ ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं? उनके लिए कितना मुआविन मददगार हो सकता है? देखिए, सहाफ़ी के 2 काम हैं। एक तो खबर को लोगों तक पहुंचाना, और ये मेक श्योर करना कि लोग वो खबर पढ़ें, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा ये वाली बात नहीं हो सकती। अगर सहाफ़ी ने अच्छी खबर की है तो उसको लोगों को पढ़ना भी चाहिए, और सहाफ़ी को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि लोग ये खबर पढ़ें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सहाफ़ी अपने आप को एज अ ब्रांड पेश करें, अपने आप को जो है वो एक ऐसे एंटिटी पेश करें कि जो पब्लिक के सामने वो एज अ ब्रांड नजर आए, कि उसके ब्रांड के साथ क्रेडिबिलिटी एसोसिएटेड है। लोग जैसे उसकी बाइलाइन देखें तो उनको पता चल जाए कि इस नाम के साथ क्रेडिबिलिटी है। सो ब्रांड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका जो है वो क्रेडिबिलिटी है। बट उसके साथ साथ कुछ टूल्स हैं, आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर गूगल के ऊपर अपनी रैंकिंग आप चेक करें, आप फेसबुक के ऊपर अपना पेज बनाएं, आपका इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, आप यूट्यूब के ऊपर हो, खासतौर पर ट्विटर के ऊपर आपकी ऐसी रोबस्ट प्रेजेंस होनी चाहिए कि लोग आपको जानते हो। सो ये कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू जो आजकल के सहाफ़ी हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं है, और अगर कोई इनका नाम गूगल करता है और जो है वो पहली 3 सर्चेज में उनका नाम नहीं आता, तो उन्हें थोड़ा सा जो है ना वो परेशान कुन होना चाहिए कि उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत कम है। और आजकल के एम्प्लॉयर्स भी जो हैं वो उन्हीं सहाफ़ियों को हायर करते हैं जिनकी कोई अपनी ब्रांड वैल्यू हो। अगर आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं है तो मार्केट में ना कोई आपको जानता है, ना ही कोई आपको नौकरी देगा। जी, लेकिन साकिब ये फरमाइएगा, इसको बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है? क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि डिजिटल मीडिया का ज़माना जो है बहुत करीब है, बल्कि आपने कहा कि दुनिया भर में तो आम है, हमारे यहाँ करीब है, तो इसको बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है? तो मैं आपको सिर्फ जो है वो ट्विटर की एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान के जितने न्यूज़ मेकर्स हैं वो ट्विटर के ऊपर हैं। मरीम नवाज, इमरान खान, तमाम न्यूज़ मेकर्स जो लोग न्यूज़ बनाते हैं वो जो है वो ट्विटर के ऊपर अवेलेबल है। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हर सहाफ़ी के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पर मौजूद हो। अब सिर्फ मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, आपने मौजूद होने के साथ साथ अपने आप को रेलिवेंट भी रखना है। उसके 3-4 तरीके हैं। आप जैसे ही ट्रेंड्स को देखते हैं, आप देखते हैं कि आज की क्या बहस हो रही है, उस बहस में आपको रेलिवेंट होना है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 2 दिन से अगर आप ट्विटर के ऊपर बहस देखें तो राना शमीम का जो एफिडेविट है उसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी एक ऐसा मोमेंट है जो कि एक सहाफ़ी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी सहाफ़ी अगर अपने आप को ब्रांड बनाना चाहता है और अपने आप को रेलिवेंट करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस डिबेट का हिस्सा बने, और उसमें जो है वो अपनी ओपिनियन या एटलीस्ट अगर कोई वो नए फैक्ट सामने लेके आ सकता है उनको सामने लेकर आए। उसकी वजह से आपकी जो रेलेवेंस है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। फिर आप ऐसे लोगों के साथ एंगेज करें जो कि ऑलरेडी न्यूज़ मेकर्स हैं या उनकी अपनी ब्रांड वैल्यू है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ जो है वो नजर आएंगे जिनका ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बहुत से आपके लोग ऐसे नजर आते थे जो कि ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते थे जिन्हें समझा जाता था कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो ट्विटर के ऊपर भी ऐसा ही है। आप भी देख लें कि आपकी यूनिवर्सिटी का कौन जो है वो बड़ा है, आप उसको फॉलो करें और उसके साथ आप एंगेज करें। एंड एट द एंड ऑफ द डे
आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ेगी। बट उसमें अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रेडिबिलिटी। जो चीज आप शेयर कर रहे हैं उसके पीछे जो फैक्ट्स हैं वो ठीक होने चाहिए। अगर आप क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो अभी जो है वो आपने बहुत से ऐसे सहाफी देखे हैं जो कि एक टाइम पर बहुत बड़े ब्रांड हुआ करते थे, बट आज उनको कोई जानता भी नहीं है या उनसे बात करना भी नहीं चाहता। तो क्रेडिबिलिटी होगी तो सब कुछ है, क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर आपकी ब्रांड का कोई फायदा नहीं है। सही जाकिब, आपने क्रेडिबिलिटी की बात की और सोशल मीडिया जो है इस हवाले से बड़ा बदनाम हो चुका है और तस्दीक करना जो है वहाँ पर ख़बर की तस्दीक करना बड़ा मुश्किल काम है। तो डिजिटल मीडिया पे ख़बर की तस्दीक के क्या मामलात हैं? साथ ही ये फरमाइएगा कि जो वेब सर्चिंग है और वेब सर्फिंग रिसर्च है उसके हवाले से किस तरीके से डिजिटल मीडिया पर काम हो रहा है? एक तो पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जब भी फेक न्यूज़ की बात करते हैं या जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन की बात करते हैं वो इसको सहाफत या सोशल मीडिया के साथ जोड़ देते हैं। ये सहाफत और सोशल मीडिया का क्राइसिस नहीं है। जब से ये दुनिया बनी है तब से अफवाहें, मिथ्स, लेजेंड्स जो है वो मौजूद है। सोशल मीडिया नहीं था उससे पहले भी बहुत ज्यादा मिथ्स जो है वो मौजूद थी। तो ये किसी प्लेटफॉर्म या किसी सहाफी ने जो है वो ये जो फिनोमिनन है फेक न्यूज का इसको पैदा नहीं किया। हाँ, सोशल मीडिया ने ये किया है क्योंकि अब इंफॉर्मेशन बहुत तेज जो है वो सफर करती है तो सोशल मीडिया ने इसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर दिया है। नहीं, आप फेक न्यूज़ के कॉन्सेप्ट को बयान कर रहे हैं, ज़रा इसको थोड़ा और वाजे कीजिएगा क्योंकि नौजवानों में ये बहुत ज़्यादा बात पाई जाती है और बल्कि अब तो हमारे पॉलिटिशियंस भी जो हैं, जैसा फवाद चौधरी साहब के आपने बारहा बयानात सुने होंगे, वो हमेशा कहते हैं ये खबर तो फेक है और हम फेक न्यूज़ के लिए बहुत से काम कर रहे हैं और हम डिजिटल मीडिया के लिए और सोशल मीडिया के लिए भी बहुत से कवानीन ला रहे हैं। सो एसेंशियली फेक न्यूज जो है वो उसके दो एलिमेंट्स होते हैं। एक तो फेक न्यूज जो आप फैला रहे होते हैं वो अपना जो है वो नादानिस्ता तौर पर फैला रहे हैं। आपको नहीं पता कि जो खबर आप आगे फैला रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। बट जो ज्यादा जो है वो जरूरी और खतरनाक चीज है वो तब होता है जब फेक न्यूज को वेपनाइज किया जाता है या फेक न्यूज की टर्म को यूज किया जाता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे आपने भी जो है फवाद चौधरी की बात की या इवन हम डोनाल्ड ट्रंप की एग्जांपल ले लें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी उनके खिलाफ न्यूज आई तो उनके लिए एक टूल था जिसके थ्रू वो उसको कम्बैट किया करते थे। उस न्यूज को वो जो है वो फेक न्यूज करार देते थे। अब फेक न्यूज को अगर आपने कम्बैट करना है एज अ सहाफी तो मैं आपको उसकी दो तीन चीजें बता देता हूँ। आपके पास इमेजेस को वेरिफिकेशन की जो है वो टूल्स जो है वो मौजूद है। गूगल की जो रिवर्स इमेज सर्च आप उसको यूज करें, उससे आप किसी भी फोटो को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को वेरीफाई करना हो तो AFP ने एक बहुत अच्छा टूल बनाया है जिस पे आप वीडियो को अपलोड करें तो उसकी हिस्ट्री वो आपको बता देता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की अगर आपको लोकेशन वेरीफाई करनी है तो आपके पास टूल्स हैं, गूगल मैप्स वगैरह जैसे टूल्स हैं, स्ट्रीट व्यू जैसे जो टूल्स हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि अगर किसी एक इलाके की वीडियो आई है और आपने उस इलाके को आइडेंटिफाई करना है तो अब वहाँ पर आप इजीली स्ट्रीट मैप के थ्रू जाएं और आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आया ये वीडियो उस इलाके की है या नहीं। सो ऐसे बहुत से टूल्स मौजूद हैं जो कि एक सहाफ़ी के पास मौजूद हैं जिनसे आप फेक न्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। बट फेक न्यूज़ के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बात ये है कि फेक न्यूज़ क्या है, ये इसका फैसला फवाद चौधरी नहीं करेंगे, इसका फैसला गवर्नमेंट नहीं करेगी, अदालत नहीं करेगी, कोई नहीं कर सकता। फैसला अवाम करेंगे और ये हम किसी चीज़ के ऊपर छोड़ नहीं सकते। ये अवाम का प्रेरोगेटिव है, वो इन्फॉर्मेशन को कैसे कंज्यूम करते हैं, किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। अगर कोई शख्स एक खबर पढ़ रहा है और वो खबर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमें उसको ये प्रेरोगेटिव देना होगा, बजाय इसके कि हम सियासतदान या हम पॉलिटिशियंस वगैरह के ऊपर ये छोड़ दें या इवन हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उनके ऊपर छोड़ दें कि वो ये डिसाइड करें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। लेकिन कंफर्मेशन बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो डिजिटल मीडिया के क्या मामलात हैं, वहाँ पर भी कंफर्मेशन मुश्किल है? देखिए, कॉन्फर्मेशन के 3-4 तरीके हैं। एक तो अगर आपके पास एक न्यूज़ आई है और वो किसी शख्स से मुतल्लिक है, उसके लिए तो आपको अपनी गुड ओल्ड फैशन जर्नलिज्म का सहारा लेना होगा और उस बंदे के पास आपको जाना होगा, उसका वर्जन लेना होगा। चाहे आपको लगता है कि आपकी मालूमात ठीक भी है, मगर जब तक वो बंदा उसके ऊपर कमेंट नहीं करेगा जिससे मुतल्लिक ये मालूमात है तो आप नहीं कर सकते। तो ये तो डिजिटल मीडिया और जो हमारा जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है वो ठीक है। बट कुछ जगहों के ऊपर आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत सी स्टोरीज ऐसी होती हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल एविएशन इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर आपके पास अगर अभी फॉर एग्जांपल जो है वो कोई न्यूज़ आई है, जैसे बालाकोट के टाइम के ऊपर आपके पास न्यूज़ आई है कि बालाकोट में जो है वो इंडिया ने बमबारी की थी। अब आपने उसको वेरीफाई करना है तो डिजिटल जो है वो टूल्स आपके पास मौजूद हैं। आप फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स का सहारा ले सकते हैं। आप गूगल मैप्स पे जो है वो लोकेशन आइडेंटिफाई करें, उसके आसपास की शॉप्स हैं, आप वहाँ का फ़ोन नंबर निकालें, वहाँ के अहम शाहिदीन से बात करें, मसाजिद के लोग हैं, पुलिस है, आप उनसे बात करें ये गूगल मैप्स का सहारा लेते हुए। तो आप इस्लामाबाद में बैठे हुए आप दुनिया में कहीं पर भी आप कॉल करें, आपको इजीली वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आया वो वाकया जो है वो वहाँ पर हुआ है कि नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम एक स्टोरी कर रहे थे कि 2019 सितंबर के अंदर एक ज़लज़ला आया था मीरपुर के अंदर और हमें वहाँ की फ़ोटोज़ को वेरीफाई करना था कि आया जो वहाँ का डैमेज हुआ है जो वो शो किया जा रहा है क्या वो ठीक भी है नहीं। हमने गूगल मैप्स उठाया, हमने उस
इलाके के जो किराने के जो स्टोर हैं उनका फ़ोन नंबर निकाला, उसको कॉल की, उससे वेरीफाई किया कि क्या ऐसा ही वहाँ पर हुआ है नहीं। उन्होंने वेरीफाई किया, हमने पुलिस को कॉल की, सेकंड कन्फर्मेशन हमने ली, तो वहाँ से हमें पता चल गया। इसके अलावा और भी बहुत से टूल्स हैं। स्नैपचैट को आप यूज़ कर सकते हैं। स्नैपचैट का जो हीट मैप है, वहाँ से आपको जो अगर लाइव सिचुएशन डेवलप हो रही है वो आपको पता करनी है, तो वो वहाँ से आपको इजीली पता चल सकती है। तो ऐसे बहुत से टूल्स हैं जो कि डिजिटल मीडिया के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। अच्छा, आखिरी पॉइंट दीजिएगा, आम लोगों तक इसकी रसाई को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए क्या फैक्टर्स यूज़ करने चाहिए? क्योंकि हुकूमत जो है वो लोगों को इंटरनेट फराहम करने की 4G 5G की बात करती है, लेकिन इस तरह के टूल्स के बारे में ना उनको एजुकेट करती है, ना बताती है, और भी तदरीसी मराहिल में भी। तो आम लोगों तक और बिलखुसूस नौजवानों तक, क्योंकि स्नैपचैट का आम लोगों को नहीं पता, लेकिन नौजवानों में आज बड़ी तेज़ी से वो इस्तेमाल हो रहा है, तो किस तरीके से एजुकेट किया जाए कि वो इन तमाम चीज़ों का पॉजिटिव इस्तेमाल करे और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए? देखिए, पॉजिटिव इस्तेमाल तो बहुत मुश्किल है। आप कोई भी चीज़ ले लें, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका नेगेटिव इस्तेमाल ना हुआ। लोग बहुत से बात करते हैं कि जी लोग कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हैं इसलिए कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का इस्तेमाल अच्छा भी है, बुरा भी है। आप सिर्फ आवाम को अवेयरनेस दे सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस कौन देगा? ये अवेयरनेस हमारा स्कूल सिस्टम, हमारा जो तालीम का निज़ाम है वो दे सकता है। रियासत या हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो आवाम को जो है वो अवेयरनेस दे। अगर ये गवर्नमेंट या कोई और भी गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ी सर्विस करना चाहती है पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस ऑन डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, तो उनसे एक गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी अपने आप को इस तमाम सिस्टम से दूर कर लें। वो रोज़ ऐसे नए कवानीन ना लेकर आएँ जो कि सोशल मीडिया को जो है वो सप्रेस करते हों, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को सप्रेस करते हों। जैसे आपने अभी एक रिसेंटली कानून की बात सुनी होगी जो अभी लाया गया कि जो फेसबुक है या ट्विटर है उनको पाकिस्तान में ऑफिस खोलना होगा। ज़रूर आप उनसे ऑफिस खुलवाएँ, मगर उस ऑफिस खोलने के साथ जो कवानीन उनको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे, उससे आई एम श्योर अगर उन्हें पाकिस्तान का आइन फॉलो करना है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को अगर मेक श्योर करना है कि आवाम जो है वो इसको एज पॉजिटिवली यूज़ करें, तो आवाम को इवॉल्व होने दें। आवाम एक टाइम आएगा, सीखेंगे, जो है सोसाइटीज़ इवॉल्व करती हैं, एकदम से कुछ नहीं हो पाएगा। बट गवर्नमेंट्स बराए मेहरबानी उससे दूर रहें। फवाद चौधरी साहब उससे दूर रहें, नून लीग उससे दूर रहे। जो नून लीग के टाइम के ऊपर पीका का कानून बना था, आज उसी के थ्रू सहाफ़ियों को जो टारगेट किया जाता है। सो हुकूमतों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप इससे ये जो है वो दूर रहें, सोसाइटी को इवॉल्व होने दें। लोग को खुद ही समझ जाएंगे कि क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है। सही, बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमारे साथ रहे। और डिजिटल मीडिया का जो दौर है, जितना हम टेक्नोलॉजी के दौर में जाएंगे उतना ही हम दुनिया और दीगर अक़वाम से भी मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक और तेज़ होती जा रही है। अब नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे मिलेंगे अगले साल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।